हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त दिनाथ ठाकुर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्णन करने आया हूं। यह जो टॉपिक हमारा होगा अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित होगा। टॉपिक हमारा है सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे कि सीबीडी क्या होता है, सीबीडी का विशेषता क्या है, सीबीडी को डिलिमिट कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में यानी कि जून 20 के अंतर्गत जो सवाल पूछा गया था कि जोन ऑफ एसिमिलेशन और जोन ऑफ डिस्कार्ड, उसके बारे में भी काफ़ी बारीकी से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य तौर पर यदि हम चर्चा करें कि सीबीडी क्या है, तो सीबीडी हम लोग नगरों के क्रियाकलाप की सबसे मुख्य बिंदु मानी जाती है। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी नगरों की आंतरिक बनावट में सीबीडी का अहम स्थान होता है। तो सीबीडी का फुल फॉर्म हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। सीबीडी शब्दावली का सबसे पहले 1954 में प्रयोग करने वाले विद्वान रेमंड ई मर्फी और जेई वांस महोदय का जाता है। ठीक है, वांस महोदय और मर्फी महोदय ने मिलकर 1954 में सीबीडी की व्याख्या दी थी। सीबीडी एक तरह से कहें तो नगर का हृदय होता है, नगर का केंद्र होता है, नगर का हृदय स्थल होता है। इसे ब्रिटेन में डाउनटाउन केंद्राभिमुखी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नगर की केंद्र की जो गतिविधियां होती हैं नगर के सभी भागों में सुगम रूप से होती है। यानी कि सीबीडी जो होता है, सीबीडी से केंद्र की गतिविधियां नगर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट यानी जो गतिशीलता के आधार पर वितरित किया हुआ होता है। सीबीडी को हम लोग वाणिज्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, डाउनटाउन भी कह सकते हैं, परिवहन कटिबंध के रूप में भी हम सीबीडी को जान सकते हैं। यानी कि सीबीडी काफ़ी महत्वपूर्ण है एक शहरों के लिए, एक शहरों के विकास के लिए, क्योंकि बिना सीबीडी के शहरों का विकास संभव नहीं। जैसे कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी में हम लोग क्या कहते हैं, मार्क जेफरसन का 1931 का जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि सेंट्रल प्लेस, व्हाट इज सेंट्रल प्लेस। तो सेंट्रल प्लेस के बारे में कहते हैं कि कोई भी बिंदु अपने आप विकसित नहीं होता है, क्योंकि उसके विकसित होने के लिए आसपास के क्षेत्रों से उसको सेवा लेना पड़ता है। बदले में क्या करेगा वो, बदले में उस क्षेत्रों को वो सेवा देगा। ठीक है, यानी सेवा लेगा तो सेवा देगा। और सीबीडी का विकास तभी होगा जब बगल बगल का क्षेत्र उसको सेवा देगा, बदले में वो सेवा लेगा। अन्यथा फिर क्या होता है कि सेक्टर वाइज सीबीडी का डेवलप ना होकर सेक्टर डेवलपमेंट होने लगता है। तो सीबीडी एक प्रकार का कॉमर्शियल जोन होता है, डाउनटाउन होता है, ब्रिटेन में इसको कहते हैं परिवहन कटिबंध होता है। परिवहन कटिबंध का मतलब क्या है, तो परिवहन कटिबंध का मतलब ये है कि वो परिवहन के माध्यम से, गतिशीलता के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ जुड़ा होता है। केंद्रीय स्थान या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी कहा जाता है। यह नगर का हृदय स्थल होता है। नगर का क्या होता है, यह हृदय स्थल होता है, केंद्र होता है। यहाँ पर सभी कार्यालय, खुदरा दुकान, बहुत अधिक जमाव भी होता है, यानी पॉपुलेशन का जमाव भी यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर आपका कार्यालय भी होंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी। साथ ही साथ यहाँ लैंड वैल्यू भी काफ़ी अधिक होगा। जैसे कि मान लिया जाए, आपको मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। और उदाहरण जो है, मान लीजिए कि ये हमारा एक शहर का पूरा मेन रेंज है 10 किलोमीटर का, ये उसका मूल केंद्र बिंदु है जिसे हम सीबीडी कहते हैं। उसके बाद अनेक सेक्टर्स हैं, अनेक सेक्टर में उनको डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो ये सभी सेक्टर किस आधार पर जुड़े हुए हैं सीबीडी के साथ, तो पहला बात है कि परिवहन कटिबंध के तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ इस पूरे सीबीडी का जो बेल्ट का एरिया है, यहाँ पर आपका लैंड वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे जैसे सीबीडी के एरिया से हम दूर जाते हैं, जो सैटेलाइट टाउन का निर्माण होता है, उपनगर का निर्माण होता है, रूरल अर्बन फ्रेंज बनता है, तो ऐसे वैसे लैंड वैल्यू गिरते जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े ऊँची ऊँची इमारतें मिलती हैं, बड़े बड़े सरकारी ऑफिस मिलती हैं, प्राइवेट ऑफिसेज मिलती हैं, आपको मॉल्स पाए जाते हैं। यानी कि जो सर्विस एंड गुड्स है, जो उच्च हाई क्वालिटी वाले सर्विस और गुड्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलते हैं, सीबीडी में देखने को मिलते हैं। यानी कि
सीबीडी कहेंगे तो सीबीडी एक प्रकार से हृदय स्थल है, हार्ट कहा जाता है किसका, अर्बन का, क्योंकि सीबीडी नहीं होगा तो हमारा उस अर्बन क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हरिहर सिंह ने, यानी कि हरिहर सिंह काफ़ी बड़े विद्वान थे, भारत के हरिहर सिंह ने केवला नगर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि केवला नगर के अंतर्गत हमारा 5 शहर आ जाता है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में इन्होंने हरिहर सिंह ने केंद्रीय व्यापार नगर का हृदय स्थल का, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े शहर है उसमें उनको उन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन करके वहाँ के विशेषकर उन्होंने वहाँ के, आपको पता होगा कि वहाँ के विशेषकर अध्ययन किया उन्होंने किसको, तो वहाँ के सिर्फ केंद्र बिंदु को, न कि पूरे केवला नगर को, केवला नगर के सीबीडी क्षेत्र को उन्होंने अध्ययन किया है, तो हरिहर सिंह का। तो इस बिंदु को आप लोग पॉइंट दीजिए, नोट कीजिएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो सीबीडी है, सीबीडी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सीबीडी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला होता है कि गहन भूमि उपयोग होता है, जो भी लैंड होगा वहाँ पे वो काफ़ी मात्रा में वो गम्यता वाला होगा, काफ़ी मात्रा में यूज वाला होगा, भूमि का अधिकतम उपयोग होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि लंबवत दृष्टि से सबसे अधिक विकसित होगा, कभी भी सीबीडी क्षैतिज विकसित नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टली सीबीडी विकसित नहीं होता है, हॉरिजॉन्टली ना होकर लंबवत होता है। हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब है कि एक नगर का अगर हमारा इतना एरिया है तो कभी ये लाइनर पैटर्न पर नगर डेवलप नहीं करते। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं, और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपके वर्तमान रेफरेंस को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि 1944 का सिद्धांत है, तो 1944 के सिद्धांत को ध्यान में रख कर अध्ययन करना है। जैसे कि बर्गेस हम लोग पढ़ते हैं 1925 का, अब बर्गेस का मॉडल हम भारत के संदर्भ में अभी लगाएंगे तो बहुत सारे शहरों में यूज़ नहीं होगा। होयट का अगर हम 1939 का सिद्धांत है तो उनको हम लगाएंगे तो अभी के संदर्भ बहुत सारे नगरों में यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्होंने कहा था कि लंबवत दृष्टि से हमारा सीबीडी विकसित नहीं, क्षैतिज दृष्टि से सीबीडी विकसित नहीं होता है, अपितु लंबवत दृष्टि से सीबीडी विकसित होता है। यहाँ पर दैनिक जनसंख्या अधिक पाई जाती है परंतु स्थानीय जनसंख्या कम पाई जाती है। कारण है कि यहाँ पर डेली माइग्रेंट होते हैं, यहाँ पर डेली माइग्रेंट होते हैं, कहने का मतलब है कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया है, सेटेलाइट टाउन है, बेडरूम टाउन है, जो जोन ऑफ एस्यूमिलेशन है, जोन ऑफ डिस्कार्ट है, उन क्षेत्रों से व्यक्तियों का आवागमन यहाँ पर होता है। रेजिडेंशियल जोन है, उन क्षेत्रों से व्यक्तियों का आवागमन यहाँ पर होता है। तो काफ़ी बारीकी से आपको विद मैप में हम फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नगरों के भीतर और नगरों के बाहर जाने पर यातायात मार्ग केंद्र की ओर होती है, यानी कि आप मेन सिटी से, यानी कि ऐसे समझिए कि मेन सिटी से जो केंद्र बिंदु से सीबीडी से जो लगा हुआ हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लगा हुआ होता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी कि एक इतना बड़ा हमारा केंद्र है, तो इस केंद्र से जो भी यहाँ पे गमनागमन होगा, जो भी आवागमन होगा वो एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से केंद्र के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। केंद्र के साथ ये क्या होगा, ये जुड़ा हुआ होगा। आप लोग सभी देखिए एक अपने अपने शहरों के बारे में उदाहरण को समझ सकते हैं कि हमारा शहर का केंद्र बिंदु क्या है, किस प्रकार गमनागमन हो रहा है। जैसे कि मैं अगर झारखंड की बात करूं और जहां से मैं वर्तमान में हूं उसके बात करूं, जैसे कि हम बिलोंग कर रहे हैं वर्तमान में हज़ारीबाग से, तो हज़ारीबाग में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, इस टाउन में अगर ये कहीं भी हमारा जो है सीबीडी का एक केंद्र बिंदु नज़र नहीं आता है। कारण ये हो जाता है कि यहाँ पर एक, अगर हम केंद्र बिंदु, एक मूल केंद्र बिंदु की बात करें तो मूल केंद्र बिंदु में हम लोग कह सकते हैं कि ये झंडा चौक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि झंडा चौक के अलावा अनादा चौक भी एक केंद्र बिंदु हो जाता है, मटवारी का क्षेत्र एक केंद्र बिंदु हो जाता है। तो हर एक क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ का लैंड यूज़ है, ये लैंड यूज़ में क्षैतिज वे में इसका डेवलपमेंट हो गया, न कि ये लंबवत। जबकि सीबीडी का जो डेवलपमेंट होता है, जहाँ मूल सीबीडी है वहाँ पर तो लंबवत डेवलपमेंट है, बड़े बड़े फ्लैट्स पाए जाते हैं, स्पेस कम होता है, पॉपुलेशन का कंजस्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए ऐसा इस प्रकार जमा हो जाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि दैनिक जनसंख्या अधिक होता है, दैनिक जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर जो लोकल माइग्रेंट है वो आना जाना कर रहे हैं, इसलिए दैनिक जनसंख्या ज़्यादा है। नगर के भीतर और नगर के बाहर जाने के लिए यातायात मार्ग होती हैं। साथ ही साथ विशिष्ट स्थान, वित्तीय सरकारी कार्यालय यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है। नगरों की प्रसार, उनकी आकृति को अगर आप ध्यान में दीजिए तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण आकृति बनाती हैं। साथ ही साथ सबसे पुराना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए कि सबसे पुराना सीबीडी क्षेत्र होता है जो हमारे प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक नगरों के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि आप दिल्ली ले लीजिए, जैसे कि आगरा ले लीजिए, बनारसी ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए। ऐसे शहरों का जो डेवलपमेंट यहाँ पर जो सीबीडी होगा, वहाँ कभी कभी कुछ कुछ शहरों का जो सीबीडी होगा वो ऐतिहासिक स्तर पर ही स्पष्ट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका विशेषता था कि सीबीडी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रवृत्ति जो है क्षैतिज कम होता है, लंबवत अधिक होता है। लंबवत पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, मर्फी और वांस महोदय ने। इन्होंने फोकल पॉइंट
नगर का फोकल पॉइंट का बिंदु होता है, जहाँ जाल की भांति दिखाए। फोकल पॉइंट मतलब कहेंगे कि एक ऐसा बिंदु जो एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक लिंक के सहारे, ट्रांसपोर्ट के सहारे या फिर कोई सेवा गुड सर्विस के सहारे जुड़ा हुआ होता है, तो फोकल बिंदु आकर्षण होता है। उसमें एक कहेंगे कि एक गजब का एट्रैक्शन होता है जो माइग्रेंट को वहाँ पर खींच के ले जाता है। उसके बाद है कि सीबीडी का आकारिकीय स्वरूप सड़क के प्रतिरूप के अनुरूप होती है। साथ ही आप देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया हूँ कि बनारसी नगर का जो सीबीडी वो अर्धचंद्राकार है, क्योंकि गंगा नदी के मोड़ के कारण है ये। गंगा नदी के मोड़ के कारण बनारसी नगर का अर्धचंद्राकार सीबीडी। तो कल दिन पूछा जा सकता है कि भारत के किस नगर का जो है अर्धचंद्राकार है, तो बनारसी। शिकागो का अगर हम सीबीडी की कहें तो लूप आकृति का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ का सीबीडी सेक्टर 17 जो सीबीडी है चंडीगढ़ का, ग्रिड नुमा सड़क का निर्माण करती है। उसके बाद नई दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है ये वृत्ताकार और अरीय सड़कों के अनुरूप इसका विकसित है, कनॉट प्लेस जो पुराना है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट। साओ पोलो जो हमारा नगर है व्यापारिक क्षेत्र त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे कैसा है, तो बनारसी अर्धचंद्राकार, शिकागो लूप, चंडीगढ़ गिरडुमा, नई दिल्ली अरीय वृत्ताकार और साओ पोलो त्रिभुजी। जरूरी नहीं है कि आपका सीबीडी हमेशा गोल ही होगा, अभी तो जगह जगह के हिसाब के आधार पर, वो लोकेशन के हिसाब के आधार पर, गुड सर्विस के हिसाब के आधार पर, पॉपुलेशन के हिसाब के आधार पर उसका वितरण होगा। जैसे बर्गेस ने वलयाकार सिद्धांत के तौर पर कंसेंट्रिक के तौर पर दिया था, हॉयट ने उसको सेक्टर मॉडल में डिवाइडेड कर दिया। आपको पता होगा कि सेंट्रल प्लेस में हम लोग सीबीडी को केंद्र बिंदु वो षटकोणीय है जो केस्टलर ने दिया था। उसी प्रकार हेरी सुलेमान ने भी मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी बहुनाभिकीय के तौर पर उन्होंने डेवलप की बात की थी। तो इस तरह करके कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सीबीडी का अनेक प्रकार से हो सकता है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि सीबीडी का नामांकन। बहुत सारे जगहों में सीबीडी को अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। सीबीडी का नामांकन, तो सीबीडी का नामांकन तो कोई कहते हैं इसे हम केंद्रीय यातायात क्षेत्र यानी सेंट्रल ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, सेंट्रल कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जा सकता है, डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, डाउनटाउन भी कहा जाता है, और सेंट्रल ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घुमाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो सीबीडी का क्षेत्र है किन नाम से नहीं जाना जाता है। इसमें से आपको जो है कोई 3 रहेगा, बाकी एक नहीं रहेगा। तो सेंट्रल ट्रैफिक, सेंट्रल कॉमर्शियल, सेंट्रल टाउन, डाउनटाउन, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार किस विद्वान ने इसको डिलिमिट किया है, इसको एक निश्चित दायरा में रखकर बात किया है, ठीक है। मर्फी और वांस जिन्होंने 1954 में इसके बारे में व्याख्या किया था, उसी का मैं सबसे पहले चर्चा करूं। इन्होंने कहा कि जो सीबीडी हमारा है, सीबीडी क्या होता है, तो ये बसाव स्थान होता है। यहाँ पर ये प्रादेशिक जुड़ाव होता है, नगर का कुल क्षेत्र के साथ प्रादेशिक जुड़ाव पाया जाता है। जनसंख्या के आधार पर इन्होंने एक लिमिट किया है। व्यापार की खरीदारी क्षेत्र के विस्तार के आधार पर कि कितना हमारा, कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि कितना हमारा व्यक्तियों का आवागमन है मतलब इसको हम लोग थ्रेश होल्ड कह सकते हैं। व्यापार के खरीदारी क्षेत्र का विस्तार जो है, जो अर्बन ज्योग्राफी में प्रयोग होता है, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन थ्रेश होल्ड के रूप में प्रयोग होता है, तो थ्रेश होल्ड के रूप में आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। थ्रेश होल्ड, तो थ्रेश होल्ड के रूप में हम इसको जो है जान सकते हैं। तो एक ये हो गया। फिर नगर का एज के आधार पर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो प्रागैतिहासिक नगर कभी कभी सीबीडी हो जाता है। आर्थिक आधार तो मुख्य है, खुदरा क्षेत्र व्यापार भी इसका मुख्य है। तो ये जो मूल पॉइंट है मर्फी और वांस का है। हरिहर सिंह का मैंने पहले बात किया कि हरिहर सिंह ने केवला नगर के सीबीडी के बारे में व्याख्या किया, वहाँ पर डिलिमिट किया उन्होंने। अब केवला नंबर के से कानपुर, ठीक है, ए से आगरा, ध्यान दीजिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, केवला नगर, के से कानपुर, ए से आगरा, बी से बनारसी, ए से इलाहाबाद और एल से लखनऊ। यहाँ के बारे में इन्होंने प्रयोग किया। ये इन्होंने हरिहर सिंह ने ये जो डिलिमिट किस आधार पर किया, तो सेप इंडेक्स के तौर पर, जो आगे हम बात करेंगे, सेप इंडेक्स को इन्होंने प्रमुख आधार मानकर डिलिमिट किया है। यहाँ पे आपको नोट करना है कि केवला उपांत के बारे में, जो रूरल अर्बन फ्रिंज जब हम लोग पढ़ते हैं तो रूरल अर्बन फ्रिंज में केवला उपांत आता है, यानी कि केवला फ्रिंज आता है। तो केवला फ्रिंज का डॉक्टर उजागर सिंह ने किया था, जबकि केवला सीबीडी का जो वर्णन है हरिहर सिंह ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि केवला फ्रिंज, जो केवाल फ्रिंज है, कानपुर, आगरा, बनारसी, इलाहाबाद, लखनऊ का जो फ्रिंज एरिया है उसको उजागर सिंह ने दिया था, जबकि इसके सीबीडी की व्याख्या हरिहर सिंह ने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
जो है इन्होंने जो विलियम ओलांसो महोदय ने सॉफ्ट रेंट इंडेक्स के माध्यम से स्टॉकहोम का इन्होंने स्टडी किया, डिलिमिट किया वहाँ के सीबीडी का। सुंड और इसाचेसन ने ओस्लो के मिनिमम सॉफ्ट रेंट इंडेक्स के बारे में स्टडी किया। मेकलम और प्राउडफुड ने फिलाडेल्फिया नगर के बारे में वॉल्यूम ट्रेड के बारे में इन्होंने जो उसके आधार पर किया। बायस और क्लार्क ने सॉप इंडेक्स के बारे में दिया, जिसमें रेडिकल डिस्टेंस मेथड यूज किया, और सेप इंडेक्स, आपने सेप इंडेक्स, जिसमें इन्होंने इस सूत्र का प्रयोग किया, सिग्मा n/1 RN EN 100n। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स आपको डिलिमिट का बात नहीं किया। कारण ये है कि आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, सॉप रेंट इंडेक्स सीबीडी का डिलिमिट में किसने प्रयोग किया। यहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको नहीं देगा, तो इसीलिए ऐसे हमने इसको लेकर आया है। साथ ही साथ इन्होंने आकृति सूचकांक के आधार पर कहा है कि जो षटकोण होगा 5 होगा, उसका सीबीडी का रैंक 12 होगा वर्गाकार का, और आयतकार का 23 होगा। ये आकृति सूचकांक में सेप इंडेक्स निकलेगा। और मर्फी और वांस ने आगे कुछ महत्वपूर्ण अनुपात के बारे में बात किया है। क्या अनुपात के बारे में, तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की विशेषता के अनुरूप उपयोग की जाने वाली परिभाषा का स्वीकार किया इन्होंने डिलिमिट करने के लिए। विभिन्न उपयोगों के लिए काम में लाई गई फ्लोर फर्श के स्थान का माप किया, और अनुपात का भी इन्होंने किया। अब अनुपात में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग कि अनुपात में हो सकता है आपको मिलान के लिए सवाल पूछे कि बिल्डिंग हाइट इंडेक्स क्या है। तो कुल फर्श क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का जब हम अनुपात निकालते हैं तो बिल्डिंग हाइट इंडेक्स, कोई भी बिल्डिंग का हाइट इंडेक्स कैसे पता चलेगा, तो कुल फर्श क्षेत्र कुल भूमि अनुपात, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड हाइट इंडेक्स कैसे पता चलेगा, तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र हमारा कितना है और उसमें कुल भूमि फर्श कितना, मतलब कुल टोटल क्षेत्रफल हमारा लैंड का कितना है। सेंट्रल ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स जो है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कुल फर्श क्षेत्र या कुल भूमि, जबकि यहाँ कुल फर्श। उसी प्रकार सेंट्रल ट्रेड इंडेक्स जो हमारा है, तो सेंट्रल ट्रेड इंडेक्स को कैसे है, तो केंद्रीय व्यापार की ऊंचाई का निर्देशांक और केंद्रीय व्यापार की गहनता का निर्देशांक जो आपका 50% होता है, और लास्ट में जो है अनुपात का निर्देशांक है। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये सीबीडी का मूल कॉन्सेप्ट था, सीबीडी का संरचना था, और सीबीडी का आपको कहें कि एक हम डिलिमिट किए कि कौन कौन विद्वान ने कैसे क्या कहा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो जून यानी कि प्रीवियस ईयर में 2020 में जो सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ जोन ऑफ एसिमिलेशन और जोन ऑफ डिस्कार्ड, किससे रिलेट है। तो जोन ऑफ एसिमिलेशन और जोन ऑफ डिस्कार्ड, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जोन ऑफ एसिमिलेशन और जोन ऑफ डिस्कार्ड की हम बात करेंगे, और विथ आपको मैं यहाँ पे पहले डायग्राम एक दिखा दूँ कि किस प्रकार है ये, कि किस प्रकार हमारा जो है जोन ऑफ एसिमिलेशन है और जोन ऑफ डिस्कार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कार्ड का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कार्ड का एरिया है और यहाँ पर एसिमिलेशन का एरिया है। ये आपका मूल केंद्र बिंदु है, फिर इनर जोन है, फिर फ्रेम है, ये मूल केंद्र बिंदु इनर जोन, फिर आउटर जोन, फिर आपका जोन ऑफ ये फ्रेम है, फिर जोन ऑफ एसिमिलेशन है, जोन ऑफ डिस्कार्ड है, ठीक है। बेटर रेसिडेंस, उसके बाद जोन ऑफ डिस्कार्ड जो होता है ये आपका पुअर रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है। एसिमिलेशन जो है बेटर रेसिडेंस। एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसको, तो ये सीबीडी से रिलेट है, क्योंकि सीबीडी में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीबीडी से रिलेट है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसको थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि किस सिद्धांत से। ये कोर फ्रेम मॉडल से लिया गया है। चलिए तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए कोर फ्रेम मॉडल से ये लिया गया है, जो कहीं ना कहीं कहेंगे कि द मोस्ट कॉमन वे टू व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन सीबीडी इन द कोर फ्रेम मॉडल। सीबीडी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सीबीडी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आर्थिक क्रियाकलापों का जमाव पाया जाता है, जो गतिशीलता पाई जाती है, वो किसके कारण होता है, तो कोर फ्रेम मॉडल के आधार पर होता है। इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने किया है, क्योंकि हो सकता है कि अगला बार आपको पूछ दिया जाए कि कोर फ्रेम मॉडल किसने दिया है। तो कोर फ्रेम मॉडल 1959 में आया है, जो बायोशी और एडगर एम हॉरवुड ने दिया है। फर्स्ट सजेस्ट किया है कि रोलांड आर बायोशी और एडगर एम हॉरवुड ने 1959 में दिया है, ठीक है। और ये किस लिए होता है प्रयोग, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सीबीडी में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कौन सा मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो कोर फ्रेम मॉडल जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सामान्य तौर पर आपको कुछ विशेष भागों में बांटा गया है, जैसे कि कहेंगे कि 4-5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग में पहला भाग है इनर कोर। इनर कोर में क्या होता है कि वर्टिकल डेवलपमेंट पाया जाता है, फोकस ऑन रिटेल एंड एंटरटेनमेंट पाया जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव और लैंड का एक्सपेंसिव यूज और इंटेंसिव यूज देखने को मिलता है। आउटर जोन में क्या होता है कि लोअर लैंड वैल्यू होता है, लेस इंटेंसिव डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिक्वायर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली सीबीडी के साथ होता है। फिर आपको फ्रेम में
कहें तो लोअर वैल्यू फ्रेम में क्या कह सकते हैं कि लोअर लैंड वैल्यू आर लेस इंटेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। और जोन ऑफ एसिमिलेशन, जोन ऑफ डिस्कार्ड, ये ट्रांजेक्शन जोन है। तो आगे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सीबीडी में जो है मतलब ट्रांजेक्शन जोन क्या है। सीबीडी में मूल ट्रांजेक्शन जोन तो कहेगा जोन ऑफ एसिमिलेशन, जोन ऑफ डिस्कार्ड, और अंतिम जो यहाँ पर है वो है रेसिडेंशियल एरिया। तो जोन ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है कि हाई क्वालिटी वाला रेसिडेंट होता है, और जोन ऑफ डिस्कार्ड में क्या होता है लो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी और इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है वहाँ का रेसिडेंस में, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने सीबीडी का पूरा वर्णन कर दिया है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार के अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो पाने के लिए। और मेरा कोशिश है कि आने वाले समय में ह्यूमन ज्योग्राफी के सभी थ्योरीज को मैं आपके पास लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।